Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your Political Science Mentor प्रीति बोरा। दोस्तों, ये सुबह सुबह 6 बजे का जो मैं आपको फैक्चुअल रिवीजन कराती हूँ ना, उसका है लेसन नंबर 15। लेसन नंबर 15 चल रहा है आपका, यूनिट वाइज है। पहले जो 5 लेक्चर है वो आपके पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित है। लेक्चर नंबर 6 से 9 तक आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। 10 to 13 आपका रहेगा, 10 to 12 बेसिकली आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट, एंड 13 से मैंने आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टार्ट कर रखा है और अभी भी वही वाला लेक्चर चल रहा है। बेसिकली ये वो इंपॉर्टेंट MCQ बोल लो, आप वन लाइनर बोल लो हैं, जो कि आपके UGC नेट, JRF, PGT, TGT हो गया, आपका PhD एंट्रेंस, GNU एंट्रेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर की एंट्रेंस, जो भी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चंस है ना, पेपर होते हैं, उसमें आते हैं। अच्छा, जब भी आपको एक अच्छी रैंक लेनी होती है तो आपको पता है कि एनालिसिस कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ आपको फैक्चुअल डेटा भी याद होना चाहिए। तो वही आज की ये जो हमारी सीरीज जो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जो रोज सुबह 6 बजे आती है, उसका एम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला फैक्चुअल डेटा, वॉर ऑफ द रोजेस कब खत्म हुआ है? 1985 में। ठीक है, ये वाला छोड़ दो। ठीक है, ये इसमें कुछ गड़बड़ है, गलत है ये। राइट, नेक्स्ट, इंग्लिश रेवोल्यूशन के विपरीत जो आपका फ्रेंच नेशनलिज्म था ना, वो कलेक्टिव था एंड अथॉरिटेरियन था। यानी कि आपका फ्रेंच नेशनलिज्म वाज कलेक्टिव एंड अथॉरिटेरियन, फ्रांसीसी राष्ट्रवाद सामूहिक और सत्तावादी था, जबकि आपका इंग्लिश रेवोल्यूशन वाज इंडिविजुअलिस्टिक, वो व्यक्तिवाद था। ठीक है, नेक्स्ट है कि बेनेडिक्ट एंडरसन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ नेशन एज अ डिस्कर्सिव फॉर्मेशन। आपको काफी बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया होगा कि नेशन एज डिस्कर्सिव फॉर्मेशन किसने आपका मेंशन कर रखा है? तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की धारणा को एक विवेचनात्मक गठन के रूप में जोर दिया है। बेनेडिक्ट एंडरसन बेसिकली कैरेक्टराइज द नेशन एज एन इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी। अच्छा, एक बार ना क्वेश्चन आया था, उसमें ना इस तरीके से लिखा हुआ था कि इमेजिन्ड कम्युनिटी, इमेजिन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इमेजिन सोशल कम्युनिटी। तो याद रखना, इमेजिन पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरह बेनेडिक्ट एंडरसन ने एक नेशन को देखा है। बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र को एक काल्पनिक राजनीतिक समुदाय के रूप में चित्रित किया है। एंडरसन आइडेंटिफाइड 3 मॉडल्स दैट वर अवेलेबल फॉर इमुलेशन। ठीक है, बेसिकली उन्होंने 3 मॉडल्स दिए हैं अपने। राइट, नेक्स्ट है, किसका मानना था कि पावर एंड नॉलेज आर इनसेपरेबल? किसका मानना था कि शक्ति और ज्ञान अविभाज्य है? ये मानना था माइकल फौकल्ट का। ठीक है, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक किससे रिलेटेड है? एसेंशियलिज्म और स्ट्रेंज एसेंशियलिज्म में स्ट्रेटेजिक। ठीक है, गायत्री चक्रवर्ती स्ट्रेंज अनिवार्यता से संबंधित है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनिवार्यता से इनमें से कौन से लोग संबंधित है? तो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। ठीक है, एक बुक भी है किसकी? कैन द सबाल्टर्न स्पीक? ठीक है, क्या सबाल्टर्न बोल सकते हैं? ये एक बुक है, बुक के लिए ये सिंबल है। जो भी नए स्टूडेंट है उनको बोल देती हूँ कि ये मैं ना ये सिंबल बना देती हूँ जब भी कोई बुक लिखा होता है। तो ये गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक की है। कौन से ईयर में आई थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। देखो, कमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होती है। आप जो बोलते हो ना कि मैम बुक याद नहीं होती, तो डेली जब मैं आपको फैक्चुअल रिविजन करा रही हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसे फैक्चुअल डेटा मैं आपसे पूछती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। द पॉलिटिक्स ऑफ द बेली, ठीक है, एक टर्म है, किसने यूज किया है? बायार्ट ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेट की राजनीति का इस्तेमाल बायार्ट ने किया है। मॉरिस ब्रूस कहते थे द पुअर लॉ। स्टेटमेंट के लिए मैं एस लिख देती हूँ, क्योंकि कभी कभार आपको स्टेटमेंट दी गई होती है और बोला होता है कि इसमें से किसकी ये स्टेटमेंट है। द पुअर लॉ वॉज द फर्स्ट ऑफ वेलफेयर सम सर्विसेज। ठीक है, बेसिकली जो खराब कानून कुछ सेवाओं के कल्याण के लिए एक पहल है बेसिकली। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण संकरण की एक प्रक्रिया है। किसने बोला ये? पियर्स जेएन। ठीक है, पियर्स जेएन। राइट, ओहामे के, ठीक है, ओमाई के, इन्होंने क्या बोला कि ग्लोबलाइजेशन हैज बिकम द नेशन स्टेट। ठीक है, वैश्वीकरण राष्ट्र राज्य बन गया है। ये किसने बोला है? ओहामे के। ठीक है, नेक्स्ट, हंटिंगटन सेड दैट, ये भी स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में लिख देती हूँ ताकि आपको पता हो कि यार ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट, हंटिंगटन सेड दैट द सोशल रेवोल्यूशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस इन विच कॉज एंड इफेक्ट आर इलेक्ट्रिकली रिलेटेड। ठीक है, हंटिंगटन ने कहा है कि जो सामाजिक क्रांति एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आपके कारण और प्रभाव विद्युत रूप से संबंधित होते हैं। बेसिकली क्या है? ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट,
Francis Fukuyama said that the end of the Cold War represented the victory of ideal state and liberal कैपिटलिज्म। ठीक है, बेसिकली फ्रांसिसी फुकुयामा ने क्या बोला था, बेसिकली इसको बोला था कि जैसे जो आप कैपिटलिज्म जब जीत गया था ना, तो उस टर्म को उन्होंने बोला था एंड ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इन्होंने बोला था कि यार अब तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, ये जो आइडियल स्टेट, ये कैपिटलिस्टिक स्टेट है, ये जीत गई है, तो ये एंड ऑफ हिस्ट्री होगा। इस तरीके से फ्रांसिस फुकुयामा की स्टेटमेंट थी। हैरी ट्रूमैन गिव अ स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक स्पेशल कॉन्सेप्ट दिया डेवलपमेंट का, किसने, हैरी ट्रूमैन ने। और इसका मेन फोकस किसमें था, ट्रूमन डॉक्ट्रिन कहते हो जिसको। इसका मेन फोकस था कि जो सोवियत का सोशलिज्म था उसको कंटेन करना। Indirect military control ranging from arbitrary to army veto is prevalent in some pseudo democratic countries। ठीक है, pseudo democratic country क्या होती है, कुछ मतलब कि एक्चुअल में वो डेमोक्रेसी नहीं होती बट दिखती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ऐसे सेना या फिर कोई भी अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर रहा है, वोटिंग आपको फेक दिखा रहे हैं, मतलब एक तरीके से है कि उनको पता है कि वही जीतेंगे, तो ये कोई ट्रू डेमोक्रेसी थोड़ी ना होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू रॉय मैक्रेडिस अ पॉलिटिकल रिजीम एम्बॉडीज अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, रॉय मैक्रेडिस के अनुसार एक राजनीतिक शासन में नियमों के समूह का प्रतीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूजेस मल्टी मेंबर, ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी होना चाहिए था। ठीक है, बेसिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कब होता है, जब एक से मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। जापान में क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, संवैधानिक राजतंत्र है। फ्रांस में क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली है। फेडरलिज्म को आप वर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर भी बोलते हो। वर्टिकल क्यों, क्योंकि सेंटर, स्टेट, लोकल लेवल पे ऐसे डिवाइड होते हैं ना। संघवाद को शक्तियों के ऊर्ध्वाधर पृथक्करण के रूप में भी देखा जाता है। टायरनी ऑफ द मेजोरिटी कैन लीड टू वायलेंस एंड सिविल वॉर। अगर बहुसंख्यों की अगर सरकार चलेगी यानी इनकी अत्याचार से हिंसा और गृह युद्ध हो सकता है। फासिज्म इज अ फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी। फासीवाद सत्तावादी लोकतंत्र का ही एक रूप होता है। नेक्स्ट स्टेप की आपके जो बोलिवियन मूवमेंट है ना, वो कहाँ से एसोसिएटेड है, वो वेनेजुएला से एसोसिएटेड है। ठीक है, वेनेजुएला कंट्री आपकी। The essence of a totalitarian regime is its ideology and is based on single party system। एक अधिनायकवादी शासन का सार इसकी विचारधारा है और यह एक दलीय प्रणाली पर निर्धारित है। पैट्रीमोनियलिज्म रेजिम, ठीक है, आप हमेशा बोलते हो कि पितृसत्तात्मक शासन क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच ऑल पावर फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम अ लीडर एंड इट एक्सक्लूड्स लोअर मिडल एंड अपर क्लास फ्रॉम पावर। ठीक है, ये अमेजिंग है, इसमें देख लो, बहुत ही डेफिनेशन अमेजिंग है और क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आते हैं। इस तरीके से एक बार क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा ऐसा रिजीम है जिसमें लोअर मिडल और अपर क्लास को पावर नहीं मिलती, राइट। व्यवस्था शासन है के रूप में है जिसमें सारी शक्तियां सीधे नेता से प्रभावित होती है, एक लीडर के से आती है और यह निम्न, मध्यम और उच्च वर्गों को सत्ता से बाहर कर देती है। द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑथोरिटेरियनिज्म, ठीक है, नौकरशाही जो अधिनायकवाद की जो अवधारणा है वो कहां से आई थी, वो साउथ अमेरिका से आई थी। यूनाइटेड स्टेट ड्राफ्टेड अ कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन इन 1787। ठीक है, सबसे मैं बता देती हूँ, जो संयुक्त राष्ट्र है उसने ब्रिटेन से जब उसको आज़ादी मिली थी तो उसके बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। कब बनाया था, 1787 में। ठीक है, ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी आप कहते हो। द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस पावर ऑन द पार्लियामेंट। ठीक है, ब्रिटिश संविधान में जो शक्तियां हैं वो किसको देते हो आप, पार्लियामेंट को देते हो। और इनका सोर्स क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है कॉमन लॉ, यानी कि कुछ ऐसे अलग से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, जो लॉज पास करते हैं ना पार्लियामेंट, उसी को इकट्ठा कर दो तो वो बन जाता है आपका उनका कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए शक्तियां किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, क्योंकि लॉज कौन पास करता है, पार्लियामेंट। Bryce points out that if the lamp of justice goes out in darkness, how great is that darkness? ब्राइस बोलते हैं कि अगर अंधेरे में न्याय का दीपक बुझ जाता है तो वो अंधेरा बहुत ही घना हो सकता है। दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपके जस्टिस को। द डॉक्ट्रीन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज इंटीग्रल टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है मैलबरी वर्सेस मेडिसन का जो 1803 वाला केस था कि जुडिशियल रिव्यू का, न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, वो आपका अमेरिका से संबंधित है, यूएसए से संबंधित है। और इंडिया में आर्टिकल नंबर 13 के अंदर इसे कवर किया जाता है, राइट। नेक्स्ट,
आंड्रे गुंडर फ्रैंक डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू मेट्रोपोलिस एंड सैटेलाइट। आंड्रे गुंडर फ्रैंक ने एक थ्योरी दी थी जिसको आप बोलते हो डिपेंडेंसी थ्योरी, निर्भरता सिद्धांत। इसमें इन्होंने बोला था कि दो टाइप के देश होते हैं, एक तो मेट्रोपोलिस जो कोर होते हैं जिसके इर्द गिर्द कौन घूमता है, आपकी सैटेलाइट घूमती है, ठीक है, यानी कि ये डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। ये इमर्ज हुआ था, ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है सबसे पहले कहाँ इमर्ज हुआ था, लिबरल फ्री ट्रेड थ्योरीज में 1950s में इमर्ज हुई थी, राइट। थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म वाज गिवन बाय लेनिन, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साम्राज्यवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप लगा के आना लेनिन ने दिया है। मायर्स सेड दैट डिपेंडेंसी स्कूल द क्रिटिकल रोल एज आइडियोलॉजी ऑफ रप्चर, ठीक है। मायर्स बेसिकली देखिए, आपको ये मायर्स एक पर्सन है जो बोलते हैं कि जो डिपेंडेंसी स्कूल है ना उसका ना ये आइडियोलॉजी ऑफ रप्चर के रूप में बोल रखा है, ठीक है, टूटने की विचारधारा के रूप में बोल रखा है। डेनियल लर्नर की एक बुक है ट्रेडिशनल सोसाइटीज, ठीक है, ये इनकी बुक है, कब आई थी, 1958 में आई थी, ठीक है। किसने सीखा, लर्न करना, सीखना क्या, ट्रेडिशन, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। अकॉर्डिंग टू द डिबेट इन इंडिया हैज बीन समवट मिसकंसीव, ठीक है, बोलते हैं ना इसमें कि यार भारत में जो बहस के अनुसार कुछ हद तक गलत समझा गया, भारत में एकदम अलग पॉइंट है। सी राइट मिल्स अगेन आपको पता है इलीटिस्ट, इलीट थ्योरी के सपोर्टर हैं, इनका द पावर इलीट करके इनकी एक बुक है, ठीक है, द पावर इलीट, जो कि बेस है यूएसए के एक्सपीरियंस पे, तो ये बुक है। और मुझे बताओ ये बुक कौन से ईयर में आई थी, या आज का आपका होमवर्क है, ठीक है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। जोसेफ शुम्पेटर डिस्क्राइब्स इलेक्शन एज द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि किसने चुनाव को लोकतंत्र का दिल बताया गया है, तो दैट इज जोसेफ शुम्पेटर, ठीक है। न्यूजीलैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री टू गिव यूनिवर्सल सफरेज इन 1893, यानी कि सबसे पहले वुमेन को वोटिंग का अधिकार बोल दो या फिर सब लोगों को इक्वल अधिकार मिलेगा वोटिंग का, मतदान का, वो किसने दिया था, न्यूजीलैंड ने दिया था। कब, 1893 में। अच्छा, यूरोप की पहली कंट्री बताओ, यूरोप में किसने दिया था सबसे पहली कंट्री, दैट इज फिनलैंड। कब दिया था, 1906 में। इंडिया में कब मिला था, आजादी के बाद इकट्ठे ही सबको ही अधिकार मिला था। द टर्म कार्डर पार्टी ओरिजिनली मेंट अ पार्टी ऑफ नोटेबल्स, ठीक है। कार्डर पार्टी जो शब्द है उसका मूल रूप से मतलब उल्लेखनीय लोगों की पार्टी से था। द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये एक बेसिकली बुक है, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ स्विट्जरलैंड का जो पॉलिटिकल सिस्टम है किसने लिखा है, एरिच गार्नर ने, ठीक है, एरिच गार्नर ने। इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डेमोक्रेसी इन ऑपरेशन, ठीक है, कि डेमोक्रेसी किस तरीके से चल रही है, किसने लिखा है, ई बॉन्जॉर्न ने, ये भी एक बुक है। गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट आपकी यूनाइटेड स्टेट की किसका काम है, ये JW गार्डनर, ठीक है, ये भी एक बुक है। द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, ये भी एक बुक है, किसका बुक है, ये लास्की की है। इसका मुझे ईयर बताओ, इसका ये इंपॉर्टेंट है। देखो, पॉलिटिकल सिस्टम स्विट्जरलैंड का एरिच गार्डनर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डेमोक्रेसी इन ऑपरेशन ई बॉन्जोर, ये लेकिन याद रखना कि किसकी कौन सी बुक है, गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट JW गार्डनर, और अमेरिकन प्रेसिडेंसी लास्की, ये जो है रॉल लास्की। तो ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंसी है ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये मुझे लिख के बताना। सोरोकिन स्ट्रेस दैट रेवोल्यूशन एज डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, सोरोकिन ने कहा, जोर देके बोला था कि जो क्रांति है ना वो विनाशकारी होती है। ऑब्वियस सी बात है, होती ही है विनाशकारी। द रूल ऑफ लॉ इज रिगार्डेड एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कानून के शासन को ब्रिटिश सरकार की प्रणाली की आधारशिला माना गया है, रूल ऑफ लॉ। मार्क्स एम्फेसाइज द ह्यूमन कॉज ऑफ रेवोल्यूशन, मार्क्स ने क्रांति में मानवीय कारकों पर जोर दिया है, ठीक है, बेसिकली बोलते थे ना कि यही कर सकते हैं। सोरोकिन मेक्स अ साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द थीम ऑफ रेवोल्यूशन। अब इस तरीके से क्वेश्चन आ गया था कि किसने क्रांति के विषय में मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया है, तो क्या है आपका आंसर, सोरोकिन, ठीक है। ये छोड़ दो, ये कुछ मिसटाइप हो रखा है। श्वास डिस्कस द कॉज ऑफ रेवोल्यूशन फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ साइको एनालिसिस। अब इसमें आ सकता है कि किसने, श्वास ने मनोविश्लेषण के दृष्टिकोण में क्रांति का कारक पर चर्चा की है, ठीक है। रेवोल्यूशन को साइको एनालिसिस करके किसने देखा है, श्वास ने। ये भी आपका है। बार्कर बिलीव दैट द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी इन द रोल ऑफ ह्यूमन ऑपरेशन। बार्कर का मानना था कि मानव संचालनों की भूमिका में लोकतंत्र की कमजोरी है। लिविंगस्टन, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है बेसिकली। लिविंगस्टन बिलीव दैट फेडरल गवर्नमेंट इज अ डिवाइस बाय विच फेडरल क्वालिटीज ऑफ सोसाइटीज आर आर्टिकुलेटेड एंड प्रोटेक्टेड।
लिविंगस्टन का मानना था कि संघीय सरकार का एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा समाज में संघीय गुणों को स्पष्ट और सुरक्षित किया जाता है। स्वीडन और आपका जो बेल्जियम है आर टू यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? एकात्मक रूप, यानी कि आपकी सारी पावर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, स्टेट के पास नहीं होगी। उसके दो एग्जांपल स्वीडन और बेल्जियम है। कभी भी मैच द फॉलोइंग करेक्ट इनकरेक्ट में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही फैक्चुअल डेटा याद करने के लिए काफ़ी है। ये आपको एक बार में याद नहीं होगा, तो एक बार जब भी वीडियो देखोगे तब आप लिखना और उसके बाद उस वीडियो को दोबारा देखना। एटलीस्ट दिन में 2 बार अगर आपने वीडियो देख ली ना, तो आपसे ये फैक्चुअल, आपसे ये रैंक कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, आपको इसके साथ साथ क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, फीडबैक देना है और शेयर करना है। और जो नए स्टूडेंट है वो क्या करोगे? वो आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन ऑन कर लो। 7 बजे पेपर 1 की एनालिसिस होती है, 8:30 बजे पेपर 2 की एनालिसिस होती है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।